हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 द सरमन एट बनारस डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है। बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में आपको एक्टिविटी दी गई है। क्या है, या तो आप डिक्शनरी का यूज़ करिए कह रहा है, या फिर टीचर्स की मदद लीजिए। एज यू डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप, और ग्रुप में ये क्वेश्चन को डिस्कस करिए। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सरमन। एक सरमन क्या होता है? जिसमें लिखा हुआ है सरमन क्या होता है, पहले तो ये बताना है। इज इट डिफरेंट, क्या ये अलग है फ्रॉम ए लेक्चर और टॉक? जो हम लोगों को लेक्चर देते हैं या हम बात करते हैं उससे अलग है सरमन? कैन दिस वर्ड बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक? क्या इस वर्ड का हम नेगेटिव वे में या जोक के रूप में यूज कर सकते हैं? एज इन माई मदर सरमन्स अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। जैसे जो मेरी माँ, ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि मेरी माँ का उपदेश था जो काम को समय पर करने का। मेरी माँ का उपदेश था काम को समय पर करने का। तो क्या सेम है ये? इसे डिस्कस करेंगे। और कुछ वर्ड्स हैं जिसमें अफ्लेक्टेड विद, बी कंपोज्ड, डिसोलेशन, लेमेंटेशन, प्रोक्यूर, बी सब्जेक्ट टू, इस वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सरमन मीन्स होता क्या है। मीन्स होता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश। अब ये उपदेश कैसा होता है? लेक्चर मीन्स भी उपदेश कहते नहीं, ज्यादा लेक्चर मत दो, ज्यादा उपदेश मत दो। तो वो लेक्चर अलग चीज हो गई और ये सरमन अलग चीज हो गई। अगर आप सरमन के रूप में लेंगे तो ये रिलीजियस उपदेश कह सकते हो आप, धार्मिक या मोरल। कोई धार्मिक या कोई नैतिक बात की जाए या नैतिक उपदेश दिया जाए तो उसे हम सरमन कहते हैं। बाकी कोई भी बात जो हमें सलाह वगैरह दी जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम टॉक या लेक्चर कह सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और इसका नेगेटिव या जोक के रूप में जैसे माँ ने हमें उपदेश दिया तो वो एक सरमन नहीं कहेंगे, उसे हम लेक्चर कहेंगे, सरमन नहीं कह सकते उसे। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड कुछ दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है अफ्लिक्टेड विद। अफ्लिक्टेड विद का मतलब क्या होता है? अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है किसी चीज से हम पीड़ित हैं। जैसे जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 40 पीपल आर अफ्लिक्टेड विद डिजीज, कि 40 लोग अफ्लिक्टेड विद हैं, मतलब पीड़ित हैं किससे? डिजीज से। बी कंपोज का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। हालांकि देखिए ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड के मीनिंग हल्के से चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े। कहीं पर उस वर्ड का मीनिंग कुछ हो जाता है और कहीं पर उस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और ये कहा जा रहा है कि आप इन वर्ड्स को गिवन को की मीनिंग निकालें जब आप इसे पढ़ें तब। डिसोलेशन मीन्स क्या होता है? डिसोलेशन मीन्स होता है निराशा। लेमेंटेशन मीन्स क्या होता है? लेमेंटेशन मीन्स होता है शोक मनाना, विलाप करना। प्रोक्यूर मीन्स किसी चीज की व्यवस्था करना, खरीदना। बी सब्जेक्ट टू, लाइबल टू, यानी किसी, चाहे तो वो पनिशमेंट हो चाहे कोई उपहार हो, उसके योग्य होना। क्या होता है? बी सब्जेक्ट टू होता है योग्य होना, या किसी उपहार के योग्य होना या फिर किसी दंड के योग्य होना। तो बी सब्जेक्ट टू कहते हैं कि योग्य होना। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। एक और दे रखा है, हैव यू हियर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने सरमन ऑन द माउंट सुना है? यस, ये उन सरमन ऑफ द माउंट की बात हो रही है जो ईसा मसीह ने दिए थे। पर्वत पर एक ईसा मसीह ने उपदेश दिए थे, उन सरमन ऑफ द माउंट की बात हो रही है। हु डिलीवर्ड इट? इसे किसने दिया था? ईसा मसीह ने। और आपको लगता है कि ये जो सरमन एट बनारस है ये किसने दिए होंगे? ये हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे कि सरमन एट बनारस, बनारस में जो सरमन जो उपदेश दिए थे वो किसने दिए थे, ये हम डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो पेंसिल और कॉपी लेकर साथ बैठिए, जिससे कोई भी वर्ड या मीनिंग आपको डिफिकल्ट लगे उसका हम मीनिंग तुरंत पहचान सके, जान सके। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC, मतलब ये क्या है? ये 563 और 483। सपोज करिए कि ये 1, यहां से एक ये सन है, पहली जो ईयर हुई होगी वो 1 हुई होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और यही क्रम चलता रहा। और आज कौन सी सन आ गई? 2024। तो 1 से पहले की जो ईयर थी वो 1 से रिवर्स काउंट होती है। जैसे ऐसे काउंट होती है, जैसे ये तो इनकी जब डेथ हुई थी तो कब हुई थी? 1 से 483 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। तो जन्म कब हुआ था? 563 साल पहले। समझे? इसे हम लोग बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाद वाला समय तो एडी होता है और बिफोर क्रिस्ट वाला ये बीसी होता है। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ। उनका जो जीवन शुरू हुआ था वो सिद्धार्थ गौतम नाम से शुरू हुआ था। उनका नाम था, एक प्रिंस थे, वो राजकुमार थे गौतम बुद्ध। कौन से राजकुमार थे? उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थर्न इंडिया, भारत के नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ पार्ट मतलब उत्तरी इलाके में। एट 12 साल की एज में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, इन्हें भेज दिया गया। पहले स्कूल
बहुत दूर हुआ करते थे, रेजिडेंशियल स्कूल आज तक कह सकते हैं अपने लोग। पहले जो बच्चे थे वो स्कूल जाकर वहीं रहते थे, तो इन्हें 12 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया गया। इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर रिटर्न इट होम टू मैरी अ प्रिंसेस। क्या स्टडी करने के लिए भेज दिया गया? एक हिंदू जो सेक्रेड थे, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्चर मीन्स होता है धर्म ग्रंथ। हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उन्हें पढ़ने के लिए इन्हें स्कूल के लिए भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न, वह वापस लौटे, और उनकी फिर शादी हो गई किससे? एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से। दे हैड अ सन, उनके एक बेटा था। एंड लिव फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी, और लगभग 10 साल तक उन्होंने जो बीफिटेड रॉयल्टी थी, बीफिटेड मतलब उनके लिए फिट बैठने वाली, रॉयल्टी का मतलब राजशाही जीवन, मतलब उन्हें किसी भी पूरे ऐशो आराम से वो 10 साल तक रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग 25 साल की एज में, कितनी साल की एज में? 25 साल, 25 years की एज में, द प्रिंस जो राजा थे, हियर टू फोर सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हियर टू फोर का मतलब होता है अभी तक, अभी तक जो कि सील्डेड थे। सील्डेड का मतलब होता है कवच होना। किसका कवच होना? सफरिंग का, मतलब कोई भी उन्हें दुख परेशानी, दुनिया की जो भी वर्ल्ड की जो दुख परेशानी थी उन तक नहीं आई थी, वो उन तक उनको क्या था? रक्षा कवच था, सारी दुख परेशानियों से वो बचे हुए थे। हियर टू फोर का मतलब अभी तक। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, एक बार क्या हुआ? एक चांस अपॉन हुआ। चांस अपॉन का मतलब अचानक से। वाइल आउट का मतलब जब वो बाहर जा रहे थे हंटिंग के लिए, जब वो शिकार करने जा रहे थे, तब अचानक से, चांस अपॉन ये लिखा भी है, केम अक्रॉस बाय चांस, मतलब अचानक से मिल जाना। अचानक से उन्हें एक सिक मैन मिला, एक बीमार व्यक्ति मिला। अब चूंकि राजा ने, जो प्रिंस था, उसने कभी देखा ही नहीं था बीमार व्यक्ति, तो उसे वो बीमार व्यक्ति मिला तो उसके दिल पर एक गहरा असर पड़ा। फिर उसे एक एज्ड मैन मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। अब राजा तो बिल्कुल राजा थे, उनके चेहरे पर झुर्रियों का क्या मतलब? बिल्कुल साफ थे, उन्होंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जिसके चेहरे पर झुर्रियां। देन ए फनल प्रोसेशन, उसके बाद इन्हें एक फनल प्रोसेशन मिला। फनल प्रोसेशन का मतलब एक डेथ सेरेमनी, मतलब जो चिता जलती हुई उन्हें प्राप्त हुई। फनल का मतलब वही अंतिम संस्कार जो होता है। एंड फाइनली, और अंत में उन्हें एक मॉन्क मिला। मॉन्क का मतलब साधु मिला, जो बेगिंग कर रहा था, जो मांग रहा था क्या? आर्म्स। आर्म्स का मतलब भीख या दान, जो दान मांग रहा था। एक साधु मिला जो बैग कर रहा था, बैग मीन्स भीख मांगना होता है, ठीक है। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये जो साइट्स थी, ये जो दृश्य थे, उन्होंने उन्हें इतना मूव कर दिया कि, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको नहीं पता हो तो, ये सो दैट अगर साथ में यूज होते हैं तो उनका मतलब होता है ताकि ऐसा हो सके, इस तरीके के। आई टीच यू सो दैट यू मे लर्न, मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आप पढ़ सको, इस तरीके से। और सो दैट अगर अलग अलग मूवमेंट लिखे हुए हैं, जैसे सो ये अलग लिखा है, दैट ये अलग लिखा है, तो इन दोनों का मतलब होता है इतना की, मतलब इतना की। सो मतलब दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन साइट्स ने उसे इतना मूव कर दिया कि क्या हो गया? ही एट वंस बेंट इनटू द वर्ल्ड, वो क्या हुए? तुरंत ही संसार में निकल पड़े। टू सीक, खोजने को। सीक मीन्स होता है खोजना। अच्छा, सीक और सर्च में क्या अंतर होता है? आपने देखा होगा, सीक मीन्स भी खोजना होता है और सर्च मीन्स भी खोजना होता है। तो दोनों में अंतर ये होता है, सीक हम एब्स्ट्रैक्ट चीज खोजते हैं और सर्च कोई मटेरियल चीज खोजते हैं, मतलब समझे। सीक हम करते हैं कोई ऐसी चीज जो हमें दिखे ना, महसूस हो, और सर्च क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं जो चीज हमें दिखती है उसे। तो ये इनलाइटनमेंट की खोज में चले गए। इनलाइटनमेंट मीन्स होता है ज्ञान, परम ज्ञान, मतलब सबसे बड़ा ज्ञान। कंसर्निंग द सॉरोज, जो दुख से कंसर्निंग था, कंसर्निंग का मतलब जुड़ा हुआ था। ही हैड विटनेस, जो दुख उन्होंने देखे, उन्होंने कहा ये दुख क्यों होते हैं, दुख परेशानी क्यों है ये। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, और वो 7 साल तक वेंडर किया, मतलब घूमे इधर उधर। एंड फाइनली सेट डाउन, और अंततः बैठ गए अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे। वेयर ही वोड टू स्टे, जहां उन्होंने कसम खाई कि वो स्टे करेंगे, मतलब यही ठहरेंगे। कब तक ठहरेंगे? अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि उन्हें ज्ञान ना आ जाए, मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद में उन्हें क्या आ गया? उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रीनेम द ट्री, और उन्होंने पेड़ का नाम क्या रख दिया? द बोधि ट्री। ये याद रखने की चीजें हैं। और बोधि का मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ विजडम, मतलब बुद्धि का ट्री, जहां से उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई, जहां से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस ट्री का नाम द बोधि ट्री रख दिया। एंड बिगिन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी जो नए विचार थे, उन्हें शेयर करना शुरू किया। शेयर मीन्स इधर उधर फैलाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस समय तक उन्हें अब जाना जाने लगा, वो नोन हो गए। नोन का मतलब लोग जानने लगे उन्हें बुद्धा के रूप में। किस रूप में? बुद्धा के रूप में। तभी से उनका नाम, जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्धा पड़ गया। बुद्धा का मतलब क्या होता है? द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ हो और जिसे परम ज्ञान हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने जो पहला अपना सरमन था, पहला अपना जो उपदेश था,
वो प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, ठीक है। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। कहाँ पर? बनारस में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी द सरमन एट बनारस है। तो उन्होंने पहला उपदेश बुद्धा ने कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, जो ज्यादातर गंगा नदी के जो डिपिंग प्लेसेस हैं, नहाने के स्थान है, हॉली जहाँ स्थान आदमी पवित्र स्थान स्नान करता है, वहां में से एक स्थान बनारस भी है जहाँ होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस मतलब पवित्र स्नान गृह है। वहां पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व, और वो जो उपदेश था वो अभी भी वहां प्रिजर्व है। प्रिजर्व का मतलब रखा हुआ है। एंड इज गिवन हेयर, और वो यहाँ दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में। इट रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है द बुद्धाज विजडम, बुद्धा की विजडम को, बुद्धिमानी को, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो कि एक इनस्क्रूटेबल सफरिंग थी उसके प्रति। मतलब कैसे उन्होंने बुद्धिमानी से, एक इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसे स्क्रू ना किया, जिसे सही ना किया जा सके, ऐसी सफरिंग, ऐसे दुख को उन्होंने कैसे अपनी बुद्धिमानी से दूर किया। अब पढ़ते हैं स्टोरी। छोटी सी स्टोरी दी हुई है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी औरत थी, उसका एकमात्र बेटा था, इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था, डेथ हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अपने दुख में वो उस मरे हुए बच्चे को सभी नेबर्स के पास, अपने पड़ोसियों के पास ले जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा मांगती है। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड, लोग कहते हैं कि ये जो औरत है ये पागल हो चुकी है। लॉस्ट हर सेंस का मतलब अपना, इसमें जो दिमाग है, अपना जो बुद्धि है वो खो चुकी है, और क्योंकि बच्चा मरा हुआ है और ये दवा मांग रही है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और फिर अंततः, या आप कह सकते हैं बहुत देर बाद, एट लेंथ का मतलब बहुत देर बाद, कीसा गौतमी को एक आदमी मिलता है, एक आदमी से मिलती है, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। सब मना कर देते हैं, अरे पागल हुई, तो मर गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है। वो कहता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं, दी का मतलब होता है तुम्हें, अच्छा दी और दाई ये याद कर लेना, दी, दाई और दाओ, सॉरी यू। तो दी मीन्स होता है तुम्हें, दाई मीन्स होता है तुम्हारे, दी मीन्स तुम्हें, दाई मीन्स तुम्हारे, और दाओ मीन्स तुम। तो ये वर्ड ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है, इन्हें आप लिख सकते हो और ये अक्सर आपको मिलेंगे। तो दी मीन्स तुम्हें, वो कहता है आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं एक फिजिशियन को, एक ऐसे डॉक्टर को, हु कैन, वो ऐसा कर सकता है, वो दवाई दे देगा। एंड द गर्ल सेड, और उस लेडी ने, गर्ल ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे का मतलब प्लीज, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए, सर हु इज इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी रिप्लाई करता है, गो टू शाकमुनि, शाकमुनि पर चले जाओ। शाकमुनि कौन थे? द बुद्ध, यानी बुद्ध से ही कहा गया है। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, वो रिपेयर का मतलब होता है एक तरीके से गई, वेंट टू, एक स्टाइलिश यूज हो रहा है। कीसा गौतमी गई बुद्धा के पास और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, यानी ईश्वर और गुरु, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, ऐसी दवा दो जिससे मेरा बेटा क्योर हो जाए, ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा जवाब देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, मस्टर्ड का मतलब सरसों के बीज चाहिए, मुझे सरसों के दाने चाहिए मुट्ठी भर। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब गर्ल ने कहा, आनंद से वो खुश हो गई, उसने कहा अच्छा, और वो प्रॉमिस करती है कि मैं अभी प्रोक्योर करती हूँ। प्रोक्योर मीन्स होता है व्यवस्था करना, खरीद लेना, ठीक है, व्यवस्था करना, मेन खरीदना तो नहीं कहेंगे, व्यवस्था करना कहेंगे। वो कहती है कि मैं अभी प्रोक्योर कर लूंगी। द बुद्धा ऐड, फिर बुद्धा और बात कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप ले आओगे। फिर वो कहते हैं आगे और बात जोड़ते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, मतलब जो मस्टर्ड सीड है वो मस्ट बी टेकन, वो उस घर से टेकन करना, उस घर से लेना जहां पर कोई भी, या कोई भी बच्चा, कोई भी हस्बैंड, कोई भी पेरेंट या कोई भी फ्रेंड मरा ना हो, मतलब ऐसे घर से लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर देखो, पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब जो बेचारी, पूरा मतलब बेचारी कीसा गौतमी अब वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर, एक घर से दूसरे घर जाती है। एंड द पीपल पिटीड हर, और लोग उस पर दया दिखाते हैं, पिटी मीन्स होता है दया दिखाते हैं। एंड सैड, और कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड सीड, टेक इट, और ये रखो, मतलब सरसों के दाने ये ले लो। बट लेकिन व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती है, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई बेटा, कोई बेटी या माता पिता की डेथ तो नहीं हुई है। दे आंसर्ड हर, वो सब जवाब देते हैं, अलास हाय, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, यानी जिंदा तो बहुत कम लोग हैं, मर ज्यादा गए, सब लोग मर गए, मतलब जो पुराने लोग हैं वो सब खत्म हो गए। हर आदमी ये कहता है कि ऐसा कौन है जो मरा नहीं है। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ,
उन जो सबसे गहरे घाव हैं उन्हें हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें किसी का कोई बिलव्ड मरा ना हो। अब देखिए, कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब कीसा गौतमी बिल्कुल थक चुकी थी और होपलेस हो गई थी। वेरी मीन्स थकना, होपलेस मीन्स निराश हो जाना। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और वो रोड के किनारे बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की लाइटों को देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो क्या करती हैं, फ्लिकर अप होती हैं। फ्लिकर अप मीन्स टिमटिमाना, लाइटें टिमटिमा रही होती हैं और एक्सटिंग्विश हो जाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। एट लास्ट, और अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात का जो अंधकार होता है, reigned एवरीवेयर, हर जगह फैल जाता है। मतलब लाइटें बंद हो जाती हैं। पहले क्या होता था, लाइट तो थी नहीं, तो दिए दीपक थे, तो दिए दीपक लोग रात में ना जलाते हुए बंद कर लिया करते थे, तो इसलिए अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वो उसके समझ जाती है कि यही आदमी की फेट है, यही आदमी का भाग्य है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि आदमी का जीवन फ्लिकर अप होता है, कभी कभी तो टिमटिमाता है, खुशियां होती हैं, और फिर अंत में जाके बुझ जाता है। एंड सी थॉट, फिर वो सोचती है, टू हर सेल्फ, अपने आप को, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी होना। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए कॉमन है। येट फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ये जो वैली है, वैली का मतलब घाटी है, डिसोलेशन मतलब निराशा, ये जो निराशा की घाटी है, देयर इज अ पैथ, उस वहां से एक पैथ है, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, जो कहाँ ले जाता है, इमोर्टैलिटी की ओर ले जाता है, अमरता की ओर ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, किसे मिलती है अमरता, ये अमरता का वरदान उसे मिलता है जो सरेंडर कर देता है, जो त्याग देता है सभी स्वार्थ को। सभी स्वार्थ को जो व्यक्ति त्याग देता है, उसे मृत्यु से और जीवन से फर्क नहीं पड़ता, और वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, इमोर्टल हो जाता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा कहते हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ग्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि जो लाइफ है, बुद्धा कहते हैं कि जो लाइफ है मॉर्टल्स की, मॉर्टल मतलब जीव, नश्वर, नश्वर का मतलब मॉर्टल है, इमॉर्टल। मॉर्टल मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत हो, जिसकी मृत्यु हो। सब लोगों की मृत्यु होती है, तो सब मॉर्टल हैं, और इमॉर्टल जिसकी मृत्यु ना हो, वो कौन है, गॉड है। तो वो क्या कहते हैं कि जो मॉर्टल्स का जीवन है, मतलब हम सब का जो जीवन है इस दुनिया में, इस ट्रबल्ड, वो परेशानी भरा है, एंड ग्रीफ, और बड़ा छोटा सा जीवन है। हम लोगों को लगता है कितना बड़ा क्या है क्या नहीं है, लेकिन बड़ा छोटा है, बुद्धा कहते हैं। एंड कंबाइंड विद पेन, और वो भरा हुआ है, कंबाइंड जिसमें शामिल है दर्द, मतलब दुख और परेशानी शामिल है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और फॉर देयर, उनके लिए कोई भी ऐसा मीन नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा, दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जिनका जन्म हुआ है वो अवॉइड कर पाए, वो बच पाए मरने से। जिसका जन्म हुआ है वो सब मरेंगे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे पर पहुंचकर, देयर इज डेथ, मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही लिविंग बींग्स का नेचर है, मतलब जो जीवित प्राणी हैं उनकी प्रकृति यही है कि वो जन्मेंगे, बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। एज राइप फ्रूट्स, जैसे पका हुआ फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, वो गिरने से डर रहता है, जैसे पके हुए फल का गिरने का डर रहता है, ऐसे ही बूढ़े व्यक्ति का मरने का डर रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, जो मॉर्टल हैं, जितने भी जीव हैं, जब वो जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो क्या होते हैं, वो मृत्यु के हमेशा साए में रहते हैं, डर में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि सारे जो अर्थन वेसल्स हैं, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, जिन्हें पॉटर बनाता है, कुम्हार बनाता है, उनका अंत क्या होता है, उनका अंत उनका तोड़ा जाना ही होता है, मतलब वो सब फूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स, ऐसा ही मॉर्टल्स का जीवन है, हम सब का जीवन है। बोथ यंग एंड अडल्ट, जितने भी यंग हैं, जितने भी छोटे हैं और जितने भी जवान हैं, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, और चाहे वो फूल्स हो, चाहे वो वाइज हो, मतलब चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, और सब लोग जो पावर ऑफ डेथ है उसमें समा जाना है, सबको उसके सामने सरेंडर कर देना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और हम सब क्या हैं, सब्जेक्ट टू हैं, किसके, मृत्यु के, यानी मृत्यु के लायबल टू हैं, यानी हम सबको मरना है। अब दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और ऐसे व्यक्ति जो डेथ पर ओवरकम पा लेते हैं, डेथ पर विजय पा लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से अलग हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही तो कोई किन्समैन, किन्समैन होता है रिश्तेदार, ना ही तो कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। मार्क, याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। जैसे याद रखो, while relative, जैसे जो relatives हैं, are looking on, जो देख रहे हैं और lamenting कर रहे हैं, lamenting मीन्स होता है दुख मनाना, शोक करना, deeply, जो बहुत
हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी या शोक में होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, हम सब एक एक करके जितने भी मॉर्टल हैं वो कैरी ऑफ कर जाएंगे, यानी चले जाएंगे। जैसे कि कोई ऑक्स हो, जैसे स्लॉटर मिले, स्लॉटर मीन्स होता है जहाँ जानवरों को काटा जाता है, वहां जैसे कोई ऑक्स है, ऐसी मृत्यु है, सबको अपने साथ लेती हुई चली जाती है, जैसे स्लॉटर में जानवरों को ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। सो ये जो दुनिया है ये भरी हुई है, अफ्लिक्टेड विद है मतलब परेशान है, पीड़ित है, किससे? डेथ से और डिके से, मतलब डिके मतलब बुढ़ापा, एक तरीके से मुरझाना। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और यही कारण है कि जो वाइज लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो ना ही तो ज्यादा ग्रीव करते हैं, ना ही दुख मनाते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया की टर्म्स को, दुनिया के कायदे कानून को। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोकर वीपिंग करके, ना ही दुख मनाकर कोई भी ऑब्टेन कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति। रोकर या दुख कर कर हम दिमाग की शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। हम लोग अगर ऐसा करेंगे, दुख मनाएंगे, रोएंगे, तो हमारा जो पेन है वो बड़ा हो जाएगा, हमारा दुख बढ़ जाएगा और हमारे शरीर को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला कर लेगा, मतलब सुखा लेगा अपने शरीर को। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी जो डेड है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो सेव नहीं हो सकता उसके लेमेंटेशन से, उसके रोने धोने से। ही हु सीक्स पीस सो ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। ही मतलब वह, हु जो, सीक मीन्स खोजता है, पीस जो शांति को खोजता है, उसे जो एरो ऑफ लेमेंटेशन है, एरो ऑफ लेमेंटेशन का मतलब जो दुख का जो तीर है, उसे क्या करना पड़ेगा? ड्रा आउट करना पड़ेगा, निकाल के फेंकना पड़ेगा। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट का, एंड ग्रीफ का मतलब जो हम कंप्लेंट करते हैं ईश्वर से कि ऐसा क्यों कर दिया, और दुख करते हैं, उस दुख के, उस लेमेंटेशन के तीर को हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और जो ऐसा कर लेगा, जो उस एरो को निकाल देगा, हैज एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और वो कंपोज्ड हो जाएगा। कंपोज्ड का मतलब आत्मसंतुष्ट, उसे फिर ना ज्यादा दुख होगा और ना ज्यादा खुशी होगी। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे ही क्या मिल जाएगी? पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, ऑब्टेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और ऐसा व्यक्ति जो सौरों पर ओवरकम कर ले, सौरों पर विजय पा ले, वो सारे सौरों, सारे दुख से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड हो जाएगा, मतलब आशीर्वादित रहेगा, उसे ना ही तो दुख होगा, ना ही कोई ज्यादा परेशानी होगी। ये सोर्स लिया कहाँ से गया है? वेटी रेंसा, वैल्यूज एंड वॉइसेस, एक कॉलेज रीडर 1975, वहां से इसका सोर्स लिया गया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी चैप्टर है।